जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग आर्मी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चंस हैं। पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है और पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद उसका उत्तर देना है। 50 में स्कोर कितना हुआ लास्ट में आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलते रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला सवाल, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके कार्यकाल में किया गया? भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके कार्यकाल में किया गया? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी? निम्न में से कौन सी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, बक्सर का युद्ध। हल्दी घाटी का लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, बक्सर का युद्ध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। ठीक है, क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश निम्न में से कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिए थे? लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती। लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ। पहला उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। ठीक है, लुम्बिनी क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। कुशीनगर क्या है? गौतम बुद्ध का जहाँ मृत्यु हुआ था, कुशीनगर में। सारनाथ जहाँ पर पहला उपदेश दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है, मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या था? महेश दास, फरीद खां, सलीम, धनपत राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धनपत राय। महेश दास बीरबल का बचपन का नाम, फरीद खां शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां, सलीम जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, 5 नंबर सवाल है, कांग्रेस का विभाजन कब हुई थी? कांग्रेस का विभाजन कब हुई थी? 1907, 1920, 1922, 1916। 1907, 1920, 1922, 1916। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1907 में। ठीक है, नरम दल और गर्म दल में फूट पड़ी थी 1907 ईस्वी में। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। यहाँ पर तेलंगाना नहीं है, आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश का ऑप्शन होगा। ठीक है, असम में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। असम में कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 7 नंबर सवाल है, वॉलीबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 11, 7।
5, 6, 11, 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। वॉलीबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। 5 बास्केटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। 11 क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। उस क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होती है? 11 होती है। कबड्डी में और नेटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होती है? 7 होती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 8 नंबर सवाल है, संसद का अंग नहीं है, इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, निर्वाचन आयुक्त। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, निर्वाचन आयुक्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयुक्त संसद का अंग नहीं है। संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, नंबर सवाल है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये नीति आयोग किस योजना का स्थान लिया है? नीति आयोग जो है योजना आयोग का स्थान लिया है। नीति आयोग किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का। इसका ये अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, मेजर यूरी गागरिन, एलेक्सी लेनोव, राकेश शर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेजर यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का पहला व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन। कहाँ के? रूस के। राकेश शर्मा ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय थे, राकेश शर्मा। ठीक है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति विश्व का नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 11 नंबर सवाल है, नाभिक का आकार कितना होता है? नाभिक का आकार कितना होता है? 10 के पावर -12 मीटर, 10 के पावर -8 मीटर, 10 के पावर -15 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 के पावर -15 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, मनुष्य द्वारा पहला कौन सा धातु इस्तेमाल किया गया था? मनुष्य द्वारा पहला कौन सा धातु इस्तेमाल किया गया था? एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, लोहा। एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, लोहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तांबा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, किस माध्यम में ध्वनि तरंगें नहीं चल पाती जबकि प्रकाश की तरंगें उसी माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? ध्यान से सुनिएगा, किस माध्यम में ध्वनि तरंगें नहीं चल पाती है जबकि प्रकाश की तरंगें उसी माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? किस माध्यम में? जिस माध्यम में ध्वनि तरंगें नहीं चल पाती है वही माध्यम में ध्वनि जो है तेज गति से चलती है। प्रकाश उसी माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है। कांच, वायु, पानी, निर्वात। कांच, वायु, पानी, निर्वात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्वात में, वैक्यूम। निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चल पाती है जबकि प्रकाश तरंगें निर्वात में ही सबसे तेज गति से चलती है। जिसमें इसका चाल होता है, प्रकाश का चाल निर्वात में कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 14 नंबर सवाल है, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक बिंदु मतलब जमने का। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है, ठीक है, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट।
डिग्री सेल्सियस से चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, तो क्या होता है सूत्र इसका, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का संबंध क्या होता है, C-0/100 बराबर F-32/180। इस सूत्र के माध्यम से अगर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है तो यहाँ पर C का मान 0 पुट कीजिए और उसके बाद आपका F का मान निकल जाएगा। ठीक है। 15 नंबर सवाल है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का, एक गतिज और एक स्थितिज। ठीक है, पहला गतिज, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। तो यही बोला है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। 16 नंबर सवाल है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह किसके कारण होता है। पृथ्वी जो है वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह किसके कारण होता है। कोई भी वस्तु को ऊपर फेंका जाए तो वस्तु नीचे गिरती है, ये किसके कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, विद्युत चुंबकीय बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, विद्युत चुंबकीय बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी कोई भी वस्तु को ऊपर फेंका जाए तो अपनी ओर आकर्षित करती है। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या के बराबर, परमाणु संख्या के बराबर, या द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या के बराबर, या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाता है। न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना है तो द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन संख्या माइनस करते हैं तो निकल जाता है न्यूट्रॉन की संख्या। जैसे यहाँ पर लेते हैं सोडियम का, ये आपका परमाणु संख्या हो गया, यही प्रोटॉन की संख्या है, और ये 23 क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। अगर निकालते हैं इसमें न्यूट्रॉन की संख्या तो क्या करते हैं, इस द्रव्यमान संख्या में ये प्रोटॉन की संख्या घटा देते हैं या परमाणु संख्या घटा देते हैं। तो 23 में जाएगा 11, कितना बचेगा 12। ये 12 आपका न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। कैसे निकला, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या घटाते हैं तो निकलता है आपका न्यूट्रॉन की संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। ठीक है। 18 नंबर सवाल है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है। जीपीएस का पूरा नाम क्या है। ग्लोबल प्राइम सिस्टम, ग्लोबल पीस, ग्लोबल पोस्टल सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का पूरा नाम क्या है, 4 ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। जॉन नेपियर, राइट बंडू, अलेसांड्रो वोल्टा, मार्टिन कूपर। जॉन नेपियर, राइट बंडू, अलेसांड्रो वोल्टा, मार्टिन कूपर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्टिन कूपर। जॉन नेपियर किसका खोज किया था, लॉगरिथम का। लॉगरिथम का खोज किसने किया था, लॉगरिथम का आविष्कार जॉन नेपियर। राइट बंडू किसका आविष्कार किया था, ये वायुयान से उड़ान भरने वाली पहले व्यक्ति राइट बंधु थे। 2 भाई थे इसमें। अलेसांड्रो वोल्टा कौन थे, विद्युत बैटरी का आविष्कार। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था, अलेसांड्रो वोल्टा। मार्टिन कूपर क्या है, मोबाइल फोन के आविष्कारक। ठीक है। 20 नंबर सवाल है, 1 किलोवाट घंटा का मान है। 1 किलोवाट घंटा का मान है। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या है, 3.6 × 10⁻6 जूल, या 3.6 × 10⁻3 जूल, 10⁻3 जूल, या 10⁻5 जूल। 3.6 × 10⁻6 जूल, दूसरा ऑप्शन 3.6 × 10⁻3 जूल,
तीसरा ऑप्शन 10⁻³ जूल, चौथा ऑप्शन 10⁻5 जूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु नाभिक के अवयव है मतलब परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है, क्या क्या रहता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा अवयव रहता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में कौन क्या क्या उपस्थित रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, 4 ऑप्शन में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम। इसी कारण से सोडियम भी क्रियाशील धातु है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है? पोटेशियम। इससे भी ज़्यादा पोटेशियम है। ठीक है, इसी कारण से पोटेशियम और सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन के तेल में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम और पोटेशियम को, क्योंकि वायु के संपर्क में आने पर ये जलने लगती है। इसी कारण से इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कच्चे फल को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इथेन, एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीटोसिन। इथेन, एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एथिलीन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एथिलीन। ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर सवाल है, एंजाइम है। एंजाइम क्या है? वसा, आरएनए, प्रोटीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। वसा, आरएनए, प्रोटीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एंजाइम मूलतः क्या होती है? प्रोटीन होती है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल है, H1N1 किस बीमारी का विषाणु है? H1N1 किस बीमारी का विषाणु है? एड्स का, बर्ड फ्लू का, डेंगू का, स्वाइन फ्लू का। एड्स का, बर्ड फ्लू का, डेंगू का, स्वाइन फ्लू का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा H1N1 स्वाइन फ्लू का विषाणु है। स्वाइन फ्लू का विषाणु का नाम क्या है? H1N1। एड्स का विषाणु का नाम एड्स का विषाणु का नाम HIV। बर्ड फ्लू का H5N1। ये HIV और इसका H1N1। ठीक है। स्वाइन फ्लू किससे फैलता है? सुअर से। स्वाइन फ्लू सुअर से। बर्ड फ्लू पक्षियों से, मुर्गी से, प्रवासी पक्षी और मुर्गी से। ठीक है, मुर्गी और प्रवासी पक्षियों द्वारा फैलता है कौन? बर्ड फ्लू। H5N1 इसका विषाणु का नाम है। ठीक है, स्वाइन फ्लू सुअर से फैलता है, इसका विषाणु नाम H1N1 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26वां सवाल है, पृथ्वी पर दबाव कम हो जाएगा जब आदमी, पृथ्वी पर दबाव कम हो जाएगा जब आदमी लेटा होगा, बैठा होगा, एक टांग में खड़ा होगा, दोनों टांगों में खड़ा होगा। लेटा होगा, बैठा होगा, एक टांग में खड़ा होगा या दोनों टांगों में खड़ा होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जब वह व्यक्ति लेटा होगा तो पृथ्वी पर दबाव कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27वां सवाल है, बांध के नीचे का हिस्सा मोटा होता है। बांध का हिस्सा, जो नीचे का हिस्सा जो होता है वह मोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि पानी नीचे की दीवार पर कम दबाव डालता है, पानी निचली दीवार पर अधिक दबाव डालती है, यह एक रिवाज है कि वह सुंदर दिखता है। बांध के नीचे का हिस्सा मोटा होता है, बनाया जाता है मोटा। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि पानी नीचे की दीवार पर कम दबाव डालता है, या पानी निचली दीवार पर अधिक दबाव डालती है, या एक रिवाज है कि वह सुंदर दिखता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि पानी निचली दीवार पर अधिक दबाव डालती है, इस कारण से बांध के नीचे का हिस्सा मोटा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। पानी निचली दीवार पर अधिक दबाव डालती है। ठीक है। 28 नंबर सवाल है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा का हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है?
ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा का हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है? चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकिरण। विकिरण प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी कारण से सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से पहुंचती है, विकिरण की प्रक्रिया से पहुंचती है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। लेकिन ठोसों में लोहा हो गया तो उसमें लोहा में या ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। संवहन ठोसों नहीं, इसमें हो जाएगा गैस और द्रव में। गैस और द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। गैसों में और द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। चालन ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। विकिरण इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसी कारण से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या है? सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या है? HCl H2SO4 AgNO3 H2SO4, HCl H2SO4 AgNO3 H2SO4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? AgNO3। HCl किसका है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। H2SO4 दो बार लिखा गया है, यहां पर NaCl था। NaCl किसका होता है? ये हो जाता है साधारण नमक का। साधारण नमक का सूत्र NaCl। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी AgNO3। ठीक है, इस नंबर सवाल है, उच्च तापमान किस उपकरण से मापा जाता है? उच्च तापमान किस उपकरण से मापा जाता है? पारा थर्मामीटर, पायरोमीटर, गैस थर्मामीटर, रक्तदाब मापी। रक्तदाब मापी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पायरोमीटर। उच्च तापमान किस उपकरण से मापा जाता है? तो पायरोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, यदि पेट्रोल की कीमतों में 10% की कमी आती है तो एक उपभोक्ता की खपत कितनी बढ़ानी पड़ेगी जिससे कि उसके पेट्रोल पर होने वाले खर्च उतना ही रहे? यदि पेट्रोल की कीमतों में 10% की कमी आती है तो एक उपभोक्ता की खपत कितनी बढ़ानी पड़ेगी जिससे कि उसके पेट्रोल पर होने वाला खर्च उतना ही रहे? 100/9%, 13%, 21/2%, 14%। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होना चाहिए। पहले आप लोग बना लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद उत्तर का मिलान कीजिएगा। यहाँ पर 10% का कमी आती है, पेट्रोल की कीमत 10% कम हो जाता है। तो बोलता है इसमें कि खपत कितनी बढ़ानी पड़ेगी, उसके पेट्रोल पर होने वाला खर्च उतना ही रहे। जितना पहले खर्च करता था पेट्रोल पर उतना ही खर्च करे। तो बोला इसे खपत कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रतिशत, पेट्रोल पर होने वाला खर्च उतना ही रहे, खपत कितनी बढ़ानी पड़ेगी, कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर, बढ़ाना मतलब वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर कमी गुने 100 बटे 100 माइनस कमी। कमी गुने 100 बटे 100 माइनस कमी। कमी कितना कमी हो रहा है? 10 का गुने 100। 100 माइनस कमी, कमी कितना हो रहा है? 10 का। 100 में जाएगा 10, कितना? 90। 1 0 0 कैंसिल, मतलब 100 बटे 9% हो जाएगा। 100 बटे कितना? 9% हो जाएगा। तो कितना खपत बढ़ाना पड़ेगा? 100 बटे 9% बढ़ाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर वृद्धि हो जाती है, कमी पूछेगा, वृद्धि हो जाती है, कमी पूछेगा, तो उसके लिए प्रतिशत कमी पूछेगा तो होता है वृद्धि गुने 100 बटे 100 प्लस वृद्धि।
100 प्लस वृद्धि, कमी रहेगा 100 में घटाएंगे, वृद्धि रहेगा 100 में जोड़ेंगे। यहाँ क्या बोला है, खपत कितने बढ़ानी पड़ेगी, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर कमी गुने 100 बटे 100 माइनस कमी। तो 10 गुने 100, कमी कितने का 10 का, 10 गुने 100, 100 में जाएगा 10 कितना 90, यहाँ 0 0 कैंसिल, 100 बटे 9 प्रतिशत। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब क्वेश्चन में दिया रहे वृद्धि दिया रहे कमी पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, 32 नंबर सवाल है, 624 रुपया 3 मित्रों में क्रमशः 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांट दिए गए तो तीसरे मित्र का हिस्सा कितना होगा। 624 रुपया 3 मित्रों में क्रमशः 1/2 अनुपात 1/4 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांट दिए गए हो तो तीसरे मित्र का हिस्सा कितना होगा। 156 रुपया 144 रुपया 210 रुपया 170 रुपया। पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर मिलान कर लीजिएगा। यहाँ 624 रुपया दिया हुआ है, 3 मित्रों में बांटना है। 3 मित्र मान लेते हैं ABC होगा, 1/2 1/3 और 1/4। तीसरे मित्र का हिस्सा पूछा है, C का हिस्सा क्या होगा, अनुपात जो भिन्न में दिया हुआ है उसको पहले सरल अनुपात में कन्वर्ट कर लेना है। सरल अनुपात में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो हर है, हर किसे कहते हैं, नीचे वाला को, ऊपर वाला का अंश नीचे वाला का हर का एलसीएम लेंगे। 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 4 का एलसीएम यहाँ पर 2 से जाएगा, 2 एकम 2 3 2 दूनी 4 2 3 6 दूनी 12। जो भी एलसीएम आता है क्या करते हैं, गुना करते हैं सभी से। एलसीएम क्यों निकालते हैं, ताकि नीचे वाला संख्या क्या आ जाए, पूरा पूरी कट जाए। ठीक है, यहाँ कटेगा 2 छक्के 12 3 चौके 12 4 तिया 12, क्या क्या निकल गया, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 निकल गया, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 निकल गया। A का 6 B का 4 C का 3, ये आपका निकल गया सरल अनुपात। जोड़िए, अनुपात में जोड़िए, 6 4 10 और 3 13। अनुपात में कुल मिला के कितना रुपया है, 13 रुपया है, लेकिन संख्या में कुल मिला कितना दिया गया है, 624 रुपया। अनुपात में जोड़े तो निकला 13 रुपया, लेकिन संख्या में कितना दिया हुआ है, 624 रुपया। क्या पूछा है, तीसरे मित्र का हिस्सा, तीसरे मित्र का हिस्सा कितना है, 3 रुपया। तो अनुपात 3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो पहले 1 का निकालिए, 13 चौके 52 13 चौके 52 काटने के सीखिएगा। 13 चौके 52 कितना बच गया, 62 है, 52 निकल गया, 10 बचा, 10 और यहाँ पर 4 तो 104 हो गया। तो 13 8 74 से 104, 1 का वैल्यू कितना निकल गया, 48 निकल गया। आप भाग से भाग देख देखिएगा 48 आएगा, और काटने नहीं आता है तो 1 का वैल्यू 48, तो 3 का वैल्यू कितना, 48 गुने 3, 3 8 24, 3 चौके 12 12 और 2 14, 144 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 144 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, तीसरे मित्र का हिस्सा। पूछता पहला मित्र का तो 6 का वैल्यू निकालते हैं, पूछता दूसरा मित्र का तो 4 का वैल्यू निकालते हैं। 33वां सवाल है, प्रतिवर्ष किस साधारण ब्याज दर पर 1800 रुपया की राशि 10 साल में 27 रुपया हो जाएगा। प्रतिवर्ष किस साधारण ब्याज दर पर 1800 रुपया का राशि 10 साल में 27 रुपया हो जाएगा, 2700 रुपया हो जाएगा। 7.5%, 6.75%, 6% या 5%, किस दर से, किस रेट से। तो पहले आप लोग बनाइए, उसको बाद मिलान कर लीजिएगा। प्रतिवर्ष किस साधारण ब्याज दर पर, क्या पूछा है, दर पूछा है, रेट पूछा है। 1800 रुपया का राशि ये दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल, P से डिनोट करते हैं। 10 साल में समय दिया हुआ है 10 साल, 27 रुपया हो जाएगा। 1800 से बढ़ करके 2700 रुपया हो जाएगा। तो 1800 से 2700 कैसे हो गया, क्योंकि उसमें ब्याज जुड़ गया। तो इस 2700 में मूलधन भी है और क्या है, ब्याज भी है। तो इसे कहते हैं मूलधन प्लस ब्याज को कहते हैं मिश्रधन कहते हैं। मूलधन प्लस ब्याज को क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। तो यह क्या हो गया, मिश्रधन। तो साधारण ब्याज का मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन, मूलधन इंटू 100 प्लस RT बटे 100। R क्या है, दर,
टी क्या है? समय। ठीक, यहां पर मिश्रधन कितना है? 2700। मूलधन कितना है? 1800। 100 प्लस रेट निकालना है, समय दिया कितना? 10 साल बटे 100। ठीक, यहां पर देखिएगा ये आपका 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से, या 2 जीरो यहां 2 जीरो यहां काट सकते थे। चलिए यहां काट दिए, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर। अब देखिए 9 दूनी 18 और ये 9 तिया 27 हो जाएगा। हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 पचे 10, मतलब यहाँ हो गया 150। यहाँ क्या हो गया? 100 प्लस 10 आर, ये 100 इधर आएगा तो 150 माइनस 100 बराबर 10 आर। 150 में जाएगा 100 कितना? 50 बराबर 10 आर। 0 0 कैंसिल, आर बराबर कितना प्रतिशत? 5%। आर बराबर कितना प्रतिशत? 5%। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5% रेट हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 255 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई कितना होगा? ध्यान समझिएगा, यदि किसी आयत के क्षेत्रफल 255 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई पूछा है 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। पहले आप लोग बनाना है, पहले आप लोग बनाइए, उसके बाद आंसर के मिलान कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल दिया हुआ 255 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या दिया हुआ है? लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई पूछा है। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना दिया हुआ? 255। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी, लेंथ ब्रेथ। 255 लंबाई दिया हुआ कितना? 17, चौड़ाई पूछा गया है 255। यहाँ काटिए, 17 एकम 17, बचे कितना? 8, 8 और 5 85, 17 पचे 85, बी बराबर 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरे क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई पूछा है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई का वैल्यू पुट करना है, चौड़ाई का मान निकल जाएगा। ठीक है, 35 नंबर सवाल है, यदि कोई ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी टेलीग्राम पोस्ट को पार करने में 40 सेकंड लेती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? 400 मीटर, 500 मीटर, 450 मीटर, 395 मीटर। यदि कोई ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी टेलीग्राम पोस्ट को पार करने में 40 सेकंड लेती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा? पहले आप लोग बनाइए, उसको फिर मिलान कर लीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है? ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी पूछा है। ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समय दिया हुआ कितना? 40 सेकंड। पहले समझिए, यहाँ पर कोई ट्रेन किसी खंभे को या तो कोई सिग्नल को या कोई टेलीग्राम पोस्ट को पास करेगा। अरे टेलीग्राम पोस्ट मतलब कोई वहाँ पर आपका इस टाइप का दिया रहता है, खंभा टाइप का दिया रहता है, तो उसको पास करेगा, मतलब उसका दूरी, उसका लंबाई नगण्य मानते हैं। ठीक है, तो जब इसको पास करेगा, इस खंभे को पास करेगा, मतलब ये अपनी लंबाई को पास करेगा। अरे इसका लंबाई पूछा है, लंबाई दिया नहीं है। इसका चाल होगा, कितना चाल दिया हुआ है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इस पोस्ट को पास करना मतलब ये रेलगाड़ी यहां चला आएगा तो इसको पास करना कहलाएगा। ये गाड़ी की लंबाई, ये गाड़ी यहां आ जाएगा, इस तो ने पास कराएगा, तो मतलब इसको पास करना मतलब अपनी लंबाई को पास करना। और ये अपनी लंबाई को कहते हैं क्या? दूरी कहते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। चाल कितना दिया हुआ है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया हुआ है? 40 सेकेंड। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिएगा कि दूरी आपका पूछा है मीटर में, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो क्या इसको चेंज कर दें मीटर प्रति सेकंड में?
तो मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं, तो ये आपका हो गया मीटर प्रति सेकंड गुने ये 40 सेकंड। ये सेकंड ऊपर सेकंड नीचे चल जाएगा, ये सेकंड नीचे में है, क्या होगा ये कट जाएगा सेकंड सेकंड। ठीक है, 18 दूनी 36, 2 पचे 10, 10 गुने 40 कितना 400 मीटर हो जाएगा, 400 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 और बी अनुपात सी बराबर 6:1 तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, 5:7:6, 5:7:1, 30:7:42, 30:42:7। पहले आप लोग बनाइए और उसका फिर मिलान कर लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर ए बी सी पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। ए अनुपात बी का वैल्यू 5:7, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 7, फिर बी का वैल्यू कितना 6, तो 6 इसके नीचे लिखेंगे, बी के नीचे लिखेंगे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, इसके नीचे लिखेंगे। सी का 1 तो इसके साथ अनुपात है, 6 के साथ अनुपात है सी का, तो 6:1, सी का वैल्यू नीचे लिखेंगे। यहाँ पर खाली या नहीं, इसके साथ अनुपात है। ठीक है, अब क्या करना है, 7 के बाद खाली है 7 भर दीजिए, 6 से पहले खाली है 6 भर दीजिए, मतलब जिस अंक के बाद खाली रहेगा वही अंक उतार देना है। यहाँ अगर 4 आता तो यहाँ भी 4 उतार देते हैं। ठीक, आपस में गुना कर देना है, 6 पचे 30, 7 छके 42, 7 एकम 7, 30:42:7, और कटे तो काट देना है, नहीं कटेगा। ठीक है, कटेगा तो तीनों एक ही संख्या से कटना चाहिए। यहाँ 30 कट रहा है, 2 से कटेगा 30, 42 भी 2 से कटेगा, लेकिन 7 कटेगा नहीं। 6 पचे 30, 6 सत्ते 42, ये नहीं कट रहा है, इसलिए इसका आंसर 30:42:7 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, 4x² + 12x + 5 का गुणनखंड ज्ञात करें। 4x² + 12x + 5 का गुणनखंड ज्ञात करें। दिया हुआ है 4x² + 12x + 5 का गुणनखंड पूछा है। क्या करते हैं, x² के साथ जो गुना रहता है उसको और अंतिम जो कांस्टेंट रहता है उससे गुना करते हैं, तो 4 पचे कितना हो जाएगा 20, 4 पचे 20। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ करके या घटा कर कितना चाहिए 12 आना चाहिए, 12 ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तोड़ते हैं, क्या होगा 4 पचे 20, 5 चौके 20, 5 से 4 कितना 9, नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा फैक्टर। और क्या होगा 10 दूनी 20, 10 और 2 12, हाँ हो जा रहा है, और 10 दूनी 20 भी हो जा रहा है। ठीक है, सिर्फ इसी को विस्तार करना है, ए और ये रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x², 12x तोड़ेंगे, 10x + 2x, 10 और 2 कितना 12x + 5। अब ये दोनों कॉमन लीजिए, ये दोनों कॉमन लीजिए, दोनों कॉमन क्या दिख रहा है देखिए, तो ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, मतलब 2 कॉमन जाएगा, इसमें भी x है, इसमें भी x है, 2x कॉमन लीजिए। बस x² क्यों कॉमन नहीं गया, क्योंकि x² इसके साथ नहीं है। 2x कॉमन, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 x²। ठीक है, अरे कुछ नहीं करना है, जो कॉमन लेते हैं ना उसे डिवाइड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर क्या बचेगा। जैसे 2x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 1x बचेगा, 2 दूनी 4, 2x बचेगा। ये 2x से इसे डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल, 2 पचे 10, ये दोनों कुछ कॉमन नहीं है तो एक, कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है, 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों, ये आपका इसमें भी 2x + 5 है, इसमें 2x + 5 है, 2x + 5, 2x + 5 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए, 2x + 5 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ क्या बचेगा +1। या तो सिंपल अंदर वाला एक साथ, बाहर वाला एक साथ, ये 2x + 5, 2x + 5 एक जगह लिख देंगे, और बाहर वाला 2x + 1, 2x + 1 एक साथ लिख देंगे। ठीक है, ये होता है कॉमन लिया जाता है, 2x + 5, 2x + 5 यहाँ भी है, कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 2x बचेगा +1 बचेगा, तो ये आपका गुणनखंड हो गया। तो ऑप्शन देखिए मिला करके, ऑप्शन नंबर
4 में दिया हुआ, दोनों में प्लस प्लस, दोनों में प्लस प्लस, इधर प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं कीजिएगा। 38वां सवाल है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 मीटर है। यदि वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा पार्क बना हो तो पार्क का क्षेत्रफल क्या है? 700 वर्ग मीटर, 770 वर्ग मीटर, 800 वर्ग मीटर, 870 वर्ग मीटर। तो पहले आप लोग बनाइए, उसको मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या दिया हुआ है 14 मीटर। एक वृत्ताकार है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 14 मीटर। यदि वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा पार्क बना है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार मैदान है, इसके चारों ओर क्या बना हुआ है? चौड़ा पार्क बना हुआ है, चारों ओर बना हुआ है, इसके चारों ओर, बाहर चारों ओर। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या है? जो बना हुआ है पार्क, वह उसका चौड़ाई कितना है? 7 मीटर। इसका चौड़ाई कितना है? 7 मीटर। ठीक है, तो बोलता है पार्क का क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है। तो यहां पर देखिएगा, ये क्षेत्रफल निकालने के लिए ये बड़ा सा वृत्त में से इस छोटा वृत्त को घटा देंगे। बड़ा वृत्त में से ये छोटा वृत्त क्या करेंगे? घटा देंगे। इसको निकाल लेंगे तो यही बचेगा जी। तो क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पार्क का क्षेत्रफल बराबर, आप देखिए ये भी वृत्त है और ये भी आपका वृत्त है। ये वृत्त का त्रिज्या कितना? 14 मीटर। और ये बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो यहां से यहां इसको मिला दीजिए, यहां से यहां इसको मिला दीजिए। तो यहां से यहां ये बड़ा वृत्त का त्रिज्या हो गया, तो यहां से यहां 14 और 7, तो कितना हो जाएगा? 21। आर बराबर 21 हो गया। ये छोटा आर बराबर कितना? 14। ये 21 पूरा यहां से यहां तक का, ठीक है। और ये आर छोटा आर यहां से यहां तक का। यहाँ 21 कैसे हो गया? यहाँ से यहाँ 14 और यहाँ से यहाँ कितना? 7। ठीक है, तो आपका हो गया 21। तो यहाँ पार्क के क्षेत्रफल, बड़ा सा वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे, तो इस क्षेत्रफल वृत्त का है। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर क्या लेंगे? बड़ा लेंगे, बड़ा वृत्त के लिए, माइनस पाई, इसके लिए छोटा आर लेंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दोनों पाई कॉमन हो गया। पाई का वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर, आर मतलब 21 का स्क्वायर, बड़ा आर कितना? 21, छोटा आर कितना? 14। 22/7, 21 का स्क्वायर 441 और 14 का स्क्वायर 196। यहाँ पर 22/7, 441 जाएगा 196, यहाँ कितना? 11 बन हो जाएगा, तो 11 बन हो जाएगा, तो 11 में 6 जाएगा तो 5। यहाँ कितना बचेगा? 3 मतलब 13, 13 में 9 जाएगा तो 4। यहाँ बचेगा कितना? 3 में 1 2, काटिए 7 या 21, बचे कितना? 3, 7 बचे 35। ये आपका 35 हो गया। आप गुना कर दीजिए, 22 गुना 35, 22 बचे 110। ठीक है, 22 बचे 110, 22 दिया 66, 66 और 11 कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। नहीं, 22 दिया 66, ठीक है, और ये 11, तो कितना हो जाएगा? 6 एक साथ 77 हो जाएगा। तो 770 वर्ग मीटर, 770 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, क्या किए इसमें? इसका क्षेत्रफल निकालना था, बड़ा सा वृत्त में से छोटा वृत्त को क्या किए? माइनस कर दिए। बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। बड़ा आर ले लिए बड़ा वृत्त के लिए, छोटा वृत्त के लिए छोटा आर ले लिए, दोनों पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 22/7, इसका 21 का स्क्वायर, इसका 14 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, 14 का स्क्वायर 196। 22/7, 441 196, 245, काटेंगे 7 के 7 बचे 35, 22 गुने 35 770 वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है, 15/3 जोड़ 3 का x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या? 15/3 प्लस 3 का x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या? 0 1 2 3। क्या है? 15/3
प्लस 3, पहले ब्रैकेट काम करेंगे, 3 का x, 3 गुने x माइनस 5 बराबर 0, का मतलब गुना, ठीक, का मतलब गुना, तो 3x हो जाएगा, डायरेक्ट ले लेते हैं। पहले काम किसका करेगा, भागा काम करेंगे, बोडमास के तहत पहले होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट काम हो गया, उसको ऑफ, का काम नहीं है, डी मतलब डिवाइड, भाग काम करेंगे, पहले भाग काम करेंगे, ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आएगा, 3 पचे 15 प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, 3x बराबर 0, तो x बराबर 0/3 हो जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, और 0/3 किसी भी संख्या से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो x बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल है 44 गुने 2.1 बटे 2.8 बराबर क्या होगा, 0.33, 3.3, 33, 330। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा, 44 गुने 2.1 और 2.8, ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक, नीचे 1 0 उतरता, आई पॉइंट के बाद एक अंक है, नीचे 1 0, 1 0 0 कैंसिल हो जाता, इसी कारण से यहीं से पॉइंट हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 7 चौके 28, 7 या 21, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 गुने 3, 11 गुने 3 कितना 33, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41वां सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12, 15, 20 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, वह संख्या विभाजित होती है तथा एक पूर्ण वर्ग भी हो, 900, 436, 256। तो ये सॉल्व करते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 12, 15, 20 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, मतलब 12, 15, 20 से पूरी वह संख्या कट जाती है, कट जाती है मतलब एलसीएम, काट देती है मतलब एचसीएफ, यहाँ क्या निकालने बोल रहा है, एलसीएम। साथ ही साथ वह संख्या एक पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, पूर्ण वर्ग कहने का मतलब जैसे आपका ये 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो ये 36 6 का स्क्वायर है, उसी तरह से जो भी संख्या आएगा वह किसी न किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। और वर्ग करने के लिए क्या करते हैं, पेयर होता है, पेयर, अगर एक ही संख्या को 2 बार गुना करते हैं और गुना करने बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह पूर्ण वर्ग कहलाती है, तो हमको पेयर की संख्या चाहिए, तो यहाँ पहले एलसीएम निकालिए, 12, 15, 20, 12, 15, 20 किससे जाएगा, 2 से, 2 6 12, 15, 2 2 20, 2 से 2 3 6 15, 2 5 10, किससे जाएगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 5 15, 5, किससे जाएगा, 5 से, ठीक है। अब क्या करना है, ये आपका एलसीएम निकल गया, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग करने के लिए पेयर चाहिए, संख्या का पेयर, अगर संख्या का पेयर बना के गुना करते हैं तो गुना करने बाद जो संख्या आएगी वह पूर्ण वर्ग ही कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये 2 गुने 2, ये तो पेयर है, 3 एक 3 है, एक और 3 से गुना कर दीजिए, 1 5 है, 1 5 है, 1 5 और से गुना कर दीजिए, पेयर बन गया, 2 2 ठीक है, 3 सिंगल था, 1 3 और गुना कर दिए, पेयर बन गया, 1 5 था, 1 5 और से गुना कर दिए, पेयर बन गया। अब क्या करना है, आपस में गुना कर देना है, 2 दूनी 4, ठीक है, 3 तिया 9, आधे 5 5 25, ठीक, 25 चौके 100, 25 चौके 100 गुने 9 कितना हो गया, 900, ठीक है। 4 गुने 9 गुने 25, 25 चौके 100 पहले गुना कर दिए, 100 गुने 9 कितना, आंसर कितना आया, 900 आया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या करना था, पेयर बनाना था, कितने कितने का, 2 2 का, यहाँ पेयर बन गया, यहाँ पेयर बन गया, यहाँ पेयर बन गया। अगर 2 रहता 3 बार रहता तो ये तो पेयर बना हुआ है, इसके साथ एक और 2 गुना कर देते हैं, ठीक है। पहले क्या करना है, अभाज्य संख्या में तोड़ देना है,
जो भी आएगा अभाज्य संख्या में तोड़ दीजिएगा। आपका एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जा करके एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को देखिएगा, समझ में आएगा। उसमें पूरा विस्तार से बताया गया है एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। 42 नंबर सवाल है, साइन 240 डिग्री का मान क्या है? -1/2, 1/2, √3/2, -√3/2। तो देखिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए, साइन 240 डिग्री का मान, साइन 240 डिग्री का मान। क्या करना है आपको कि साइन को, साइन लिख लेंगे, इसको तोड़िएगा 90 के गुणज में, जैसे 9 दूनी 18, 90 गुने 2 180, 90 गुने 3 कितना है 270, 270 दो ही लीजिए, 90 गुने 2 कितना गया 180, 180 और कितना घट रहा है 240 में 180 चला गया, कितना बचा 60, तो यहाँ पर 60 जोड़ दीजिए। 90 गुने 2, 90 का गुणज में लिखिएगा, 90 गुने 2 180 प्लस 60 240, ठीक है। तोड़ने के बाद अगर यहाँ पर सम संख्या रहे, सम संख्या रहे जैसे 2 4 6 8 सम संख्या रहे तो साइन का यहाँ पर जो भी रहेगा वही उतर जाएगा। अगर विषम संख्या रहता है 1 3 5 तो साइन का क्या होता कोस हो जाता, ठीक। अब उसके बाद प्लस के बाद जो संख्या दिया रहेगा उसको उतार देना है। साइन 60, यहाँ रहता 30 रहता 30 हो जाता, ठीक है, रहता 45 से 45 हो जाता, साइन 60 हो गया। अब साइन 60 ये आपका एक टर्म और बाकी है कि यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन देखा जाता है, तो ये प्लस माइनस पता करने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 90 गुने 2, देखिए यहाँ से यहाँ कितना 90, फिर यहाँ से यहाँ 90, फिर यहाँ से यहाँ 90, फिर यहाँ से यहाँ 90, तो 90 कितने बार 2 बार, एक बार यहाँ हो गया, एक 90 यहाँ हो गया, 2 90 हो गया। प्लस 60 मतलब इसमें कुछ जोड़ा गया है, इसमें कुछ जो भी जोड़ेंगे तो मतलब किस में आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक। अब आगे देखिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हो गया, इसमें सभी पॉजिटिव होता है, 6 त्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इसमें सभी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बाकी सब में जैसे साइन और कॉसेक हो गया तो बाकी बचा टेन कॉट कॉस सेक, ये सब नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब साइन 90 गुने 2 प्लस 60, 90 गुने 2 मतलब कितना 180, 180 यहाँ पहुँच गए, ये 90 0 90 180 यहाँ पहुँच गए। 180 प्लस जैसे कुछ करेंगे कहाँ जाएंगे थर्ड में, तो थर्ड में देखिए तो टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ क्या चीज़ है साइन है, तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव। यहाँ नहीं देखा जाता है, यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। तो क्या आ गया माइनस साइन 60, माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2, तो माइनस √3/2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 43 नंबर सवाल है, चित्र में x का मान ज्ञात करें। चित्र में x का मान ज्ञात करें। 10 डिग्री 20 डिग्री 18 डिग्री 15 डिग्री। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ पूरा कितना होता है 180, पूरा कितना होता है 180, ये 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से यहाँ पूरा 180, इसके बीच में क्या क्या 4x है 5x और 1x है, तो 4x और 5x 9x और 1x 10x, यहाँ से यहाँ तक 10x मिला, और यहाँ से यहाँ पूरा डिग्री में कितना होता है 180। तो 1 0 0 कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 आपका कैंसिल हो गया, तो x और कितना निकला 18 डिग्री।
x बराबर 18 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछता है इसमें कि बड़ा कोण का मान क्या होगा, तो बड़ा कोण मतलब 18 पचे 90 हो जाएगा। सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा। लेकिन क्या पूछा है, x का मान पूछा है, तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो 4, 5, 9 और 1 10x मिलेगा, और पूरा होता कितना यहाँ से यहाँ तक 180। 10x बराबर 180, 0 0 कैंसिल, x बराबर 18 डिग्री। ठीक है। 44 नंबर सवाल है, m बराबर 2 और n बराबर 3 हो तो m प्लस n के पावर m प्लस n का मान क्या है। 21 35, 31 25, 32 15, 35 25। तो यहाँ पर m बराबर 2 दिया हुआ है, n बराबर 3 दिया हुआ है, तो m प्लस n के पावर m प्लस n। m का वैल्यू कितना 2, n का वैल्यू कितना 3, 2 प्लस 3, 2 और 3 कितना 5, 5 के पावर 2 और 3 5 हो गया। 5 कितने बार, 5 के पावर कितना है 5 है, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 हो गया। 5 पचे 25, 5 पचे 25, ठीक है, गुने 5, ठीक। 25 25 625, 625 पचे 3125, 25 गुने 25 625 हो गया, 625 गुने 5 3125। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 में सवाल है, 175 616 का घनमूल क्या है। 46 52 56 36। 175 616 का घनमूल क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसका घनमूल पूछा है। ठीक, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, और 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब 1000। आप 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद कर लीजिएगा। अब इधर देखिए ध्यान से, घनमूल निकालना है, अंतिम से 3 अंक लीजिएगा। अंतिम से कितना अंक, 3 अंक लीजिएगा। कितना गया 616। 616 में इकाई अंक कितना 6, इकाई अंक कितना है 6, इकाई अंक देखना है, इकाई अंक 6 है। ठीक है, 6 किस संख्या का पावर 3 करने के बाद इकाई अंक 6 मिलता है। देखिए तो 1 के पावर 3 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6। मतलब अगर कोई संख्या 6 है, लास्ट में 6 है, उसका पावर 3 करेंगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा 6। तो यहाँ पर ये 6 का, ये पूरा 3 का देखना इकाई अंक, ये तीनों के बदले क्या लिखाएगा 6 लिखाएगा, ये 6 लिखाएगा। मतलब वैसी संख्या, जो भी संख्या होगा उसका इकाई अंक कितना होगा 6 ही होगा। तब ये लास्ट में कितना आया है 6 आया है। अब ध्यान में रखिएगा, 1 का इकाई अंक 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9, 0 का 0। इकाई अंक ध्यान में रखिएगा। जब किसी संख्या का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा। तो यहाँ पर किसका बदला हुआ है, 2 का 8 का, 3 का 7 का, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी जो को तीन है, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। ठीक है, ध्यान में रखने से क्या फायदा होगा, जल्दी बनेगा। 6 यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर रहता 5 तो यहाँ डायरेक्ट 3 के बदले, ये तीनों संख्या बदले क्या लिखा था 5। अगर इकाई अंक रहता यहाँ पर 4 तो तीनों संख्या बदले क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ था 2 रहता तो यहाँ पर तीनों के बदले क्या लिखते हैं 8 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया 6। अब कितना बच गया 175। 175 अब मन में ही कैलकुलेट कीजिएगा कि 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। ठीक है, और 6 का कितना होता है 216 होता है। 6 का 216 और यह कितना 175 है। मतलब हमको अधिक नहीं लेना है, या तो इसके बराबर या तो इससे कम। तो एक यहाँ पर देखिए 125 और 216 ये ज़्यादा हो जाएगा,
मतलब 125। 125 किसका? 5 का। देखते हैं इधर है, लेते हैं इधर संख्या लगो। क्या लेंगे यहाँ पर? 5। तो किसका हो गया? 56 का घनमूल हो गया। ठीक है, कभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग घनमूल के बारे में और वर्गमूल के बारे में शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। संबंध किससे है? कपास, मोची, बनाना, चमड़ा से। तो यहाँ पर देखिए, फर्नीचर का लकड़ी के साथ, फर्नीचर मतलब जो फर्नीचर बनता है किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। जो फर्नीचर बनता है किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। तो ठीक उसी प्रकार जो जूता बनेगा किससे बनेगा? जूता जो बनेगा सो किससे बनेगा? कपास से बनेगा, मोची से बनेगा, बनाना से बनेगा, चमड़ा से बनेगा। तो जूता जो बनता है सो किससे बनता है? चमड़ा से बनता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चमड़ा। मोची बनाता है, यहाँ का लिखा रहता कि बढ़ी का लकड़ी के साथ, तब लिखते हैं यहाँ पर जूता मोची के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? फर्नीचर का लकड़ी से, मतलब लकड़ी से बनता है फर्नीचर। तो जूता किससे बनता? चमड़ा से बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 46, 47, 48, 50, 50 ये रीजनिंग का सेक्शन है। पहले एग्जाम में रीजनिंग नहीं पूछा जाता था, लेकिन पिछले 2 सालों से ये रीजनिंग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 19, 37 दिया हुआ है। 26 क्या होगा? 19, 37 है। 19 का संबंध किससे? 37 से। तो 26 का संबंध किससे होगा? ये अनुपात नहीं है, ये रीजनिंग का सेक्शन है। क्या होगा? 52, 51, 46, 47। तो यहाँ पर देखिए 19, 37, 26 क्या होगा? तो 19 का 37 लिखा है। तो कैसे लिखा है? देखिए, दुगुना किससे कीजिए? 19 दूनी 38 माइनस 1, 37 हो जाएगा। 19 गुने 2 माइनस 1, तो 38 माइनस 1 कितना जाएगा? 37। दूसरी प्रकार इसको भी करना है। 26 गुने 2 माइनस 1, 26 दूनी 52 माइनस 1 कितना जाएगा? 51। ऑप्शन है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 5 किलोमीटर पूरब की ओर गया, फिर वह बाएं घूमा और 3 किलोमीटर चला, फिर वह दोबारा बाएं घूमा और 5 किलोमीटर चला। अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग बनाइए, उसको प्ले करके फिर मिला लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूरब की ओर गया। बताए थे इसमें कि जब भी आप चित्र बनाइएगा, ऊपर हमेशा क्या लेना है? उत्तर लेना है, और नीचे दक्षिण लेना है। दाएं हाथ तरफ पूरब लेना है, और बाएं हाथ तरफ पश्चिम लेना है। अपने बाएं अपने दाएं लेना है। अपने बाएं तरफ पश्चिम, अपने दाएं तरफ, अपने दाएं हाथ तरफ लेना है, पूरब लेना है। ठीक है, यहाँ देखिए, कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूरब, यहाँ मान लेते हैं कार्यालय होगा, 5 किलोमीटर पूरब गया, पूरब इधर हो जाएगा 5 किलोमीटर। फिर वह बाएं घुमा, बाएं से किधर होगा? ऊपर। अगर इस ओर जा रहा है तो बाएं इधर होगा, बाएं। दाएं पूछा तो नीचे कर देते हैं। बाएं गया, बाएं कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। ये इतना लंबा लिए 5, तो इसे छोटा लेना पड़ेगा 3। वह दोबारा बाएं घुमा, यहाँ जाने के बाद फिर दोबारा बाएं, बाएं इधर होगा, बाएं इधर हो गया। कितना गया? 5 किलोमीटर। वह आरंभिक बिंदु से कितने दूर है? ये यहाँ पर, यहाँ पहुँच गया है, ये आरंभिक बिंदु है। यहाँ से कितना दूर है? देखिए, यहाँ 5 है, ये 3 है। ठीक है, तो ये भी 3 होगा ना। यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 5। तो ये जो गैप है, ये जो गैप हुआ, ये गैप कितने का हो गया? 3 का, क्योंकि इतना लंबाई 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना दूरी पर है? तो 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए होगा। अब पूछता कुल कितना दूरी तय किया, तो यहाँ से 5, 3, 8 और 5 13 किलोमीटर हो जाता। लेकिन क्या पूछा है? कितने दूरी पर है? दूरी पर है तो मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, पूछता कुल कितने दूरी तय किया, तो 5 और 3 8, 8, 5 13 किलोमीटर। ठीक है, कितनी दूरी पर है? 3 किलोमीटर दूरी पर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49वां सवाल है, किसी कोड में एरोमेटिक को BQPL BSJB लिखा जाता है,
तो उस कोड में BRAIN किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जिस प्रकार इसको लिखा गया होगा, इसका कोड जिस प्रकार ये लिखा गया होगा उसी प्रकार इसको लिखा जाएगा। तो 4 ऑप्शन है। तो बताइए पहले आप लोग कि इसका उत्तर क्या होगा, मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद एरोमेटिक को लिखा है BQPLBSJB, AROMATIC, एरोमेटिक को क्या लिखा है BQPLBSJB। तो पूछता है ब्रेन को क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एरोमेटिक AROMATIC को लिखा है BQPLBSJB। देखिए इसको किस प्रकार लिखा गया है। यहाँ A है, क्या है B, R है, Q है। अगर पोजीशन नंबर लिख देते हैं 1, 18, 15, AM का 13 होता है, A का 1 होता है, T का 20 होता है, I का 9 होता है, C का 3 होता है। ये सब पोजीशन नंबर होता है। तो B का कितना 2, Q का 17, P का 16, L का 12, B का 2, S का 19, J का 10, B का 2 होता है। अब देखिए 1, 2, 18, 17, 15, 16, 13, 12, 1, 2, 20, 19, 9, 10, 3, 2। क्या किया है, एक बार बढ़ाया है, दूसरी बार घटाया है, फिर बढ़ाया है, फिर घटाया है, बढ़ाया है, घटाया है, फिर बढ़ाया है, फिर घटाया है। तो उसी प्रकार उसको भी लिखना है। ब्रेन, इसका पोजीशन नंबर 2, R का 18, A का 1, I का 9, N का 14 होता है। पोजीशन नंबर पहले याद कर लीजिएगा, A से लेकर Z तक पोजीशन नंबर और उसका अपोजिट लेटर। तो ब्रेन है, क्या किया है, पहले बढ़ाया है, फिर घटाया है, बढ़ाया है, फिर घटाया है। तो पहले 2 है, 2 को क्या लिखेगा 3, पहले बढ़ाएगा फिर घटाएगा, 18 के बाद 18 घटेगा तो 1 से 17, 1 फिर बढ़ेगा, फिर इसको क्या होगा घटेगा, फिर क्या होगा बढ़ेगा। अब इसका पोजीशन नंबर लिख देना है। 3 किसका C, 17 Q, 2 B, 8 H, 15 O, CQB HO, CQB H नहीं JO, CQB HO। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा, CQB HO। इसका पोजीशन नंबर 1 से लेकर 26 तक का पोजीशन नंबर याद कर लीजिएगा और उसका अपोजिट लेटर। ठीक है। 50 नंबर सवाल है, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र के दादी जी के इकलौते बहू है। तो महिला की चित्र वाली महिला कौन है। तो महिला की चित्र वाली महिला कौन है, चित्र वाली महिला कौन है, उस महिला की माँ है, दादी है, बुआ है, भाभी है। क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं है, ध्यानपूर्वक समझना है। ध्यानपूर्वक पहले पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है इसको सब। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र के दादी जी के इकलौते बहू है। यहाँ पर जो बोला गया हम चित्र द्वारा बना देते हैं इसको। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, ये आपका महिला है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका चित्र है। ठीक है। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए, इस ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि चित्र जो है उसके पिता, किसके पिता, चित्र जो है उसके पिता मतलब महिला के पिता। तो महिला के पिता देखिएगा। ठीक है। चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र, इसका इकलौता पुत्र, पिता का पुत्र, इकलौता पुत्र है, पिता के इकलौता पुत्र है, इसके पिता ये हुए और इसका इकलौता पुत्र ये हुए। तो क्या ये महिला और पुत्र क्या ये भाई बहन हुआ कि नहीं। इकलौता बेटा है तो ये बहन है, ये इसके पिता हुआ और ये पिता का पुत्र हुआ, तो ये और ये क्या हो गया, भाई बहन हो गया। ठीक है। इकलौते पुत्र के दादी जी, इसके पुत्र के दादी, पुत्र के दादी। ठीक है। पुत्र के दादी मतलब इसका भी दादी हो गया।
पुत्र के दादी की इकलौती बहू है। ये दादी की एक कौन है? इकलौती बहू है, इकलौती बहू है। तो मतलब ये पुत्र के दादी हो गया, और ये दादी की क्या है? इकलौती बहू है, और कोई दूसरा बहू नहीं है। तो ये दादी हुआ, तो दादी की बहू है, दादी की क्या है? बहू है। तो समझिएगा, ये पिता हुआ, ये पुत्र हुआ, पुत्र के दादी हुआ, दादी का ये बहू है। तो समझिए कि पुत्र के ये क्या हो गया? माँ हो गया। ये इसके दादी है और इसका बहू है। तो दादी की ये बहू है, मतलब पुत्र है, ये पुत्र है, तो इसका माँ होगा। ये जब इसका माँ होगा तो इसका भी तो ही माँ होगा, क्योंकि दोनों क्या चाहिए? भाई बहन है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, माँ हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। ये 50 क्वेश्चन का सेट हुआ। ये 50 में आपका स्कोर कितना आया, ये कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। अगर इसमें आपका 50 में 40 स्कोर आता है तो आपका लेवल ठीक है, 40 से कम आता है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। इसी तरह से आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे।